जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं, इसका आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आता है, तो यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 31 है, यानी 30 प्लस। तो प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से और समझते हुए भी करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण में क्या होता है? तो शोषण में ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी बाहर जाता है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोजन हुआ है। इसलिए शोषण किस प्रकार अभिक्रिया है? यह एक अपचयन है, क्योंकि अपचयन में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोजन होता है। इसलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। यानी ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलता है और ऊष्माशोषी में कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जो ऑक्सीकरण नहीं है? दहन। दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इसलिए यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2H2 प्लस O2, और ये इससे बनता है 2H2 एक है। ये क्या है? संयोजन है या वियोजन है या अवक्षेपण है या उदासीनीकरण? तो संयोजन ये अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक, यानी 2 यौगिकों का संयोजन से एक यौगिक का निर्माण हुआ है। यहाँ पर H2O होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि 2 यौगिक के यानी निर्माण से एक यौगिक का निर्माण हुआ है। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक, इसे या प्रतिकारक, इसे प्रतिकारक भी कहा जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद या इसे प्रतिफल भी कहा जाता है। तो इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का आंसर भी ए ही होगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, जिंक तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट के बीच अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? तो यानी जब कोई तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 6 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। यानी जहाँ पर वायुरोधी नहीं होता है वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया कराने में किसका सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। जहाँ वायुरोधी यानी वायु ही नहीं रहेगा, तो वायु नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगा। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, पीबी यानी लीड प्लस CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड को अभिक्रिया कराया जाता है, तो PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन विस्थापन, दूसरा ऑप्शन वियोजन, तीसरा ऑप्शन द्विविस्थापन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्योंकि ये विस्थापन है, क्योंकि ये जो पीबी है इसमें उपस्थित Cu को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, यानी अलग कर देता है। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में
कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का, ऑबिल है, यानी ये द्रव भी नहीं होता है नहीं ठोस, जैसे दही हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो गया ऑबिल है, यानी जिसमें ना ठोस हो ना द्रव हो, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो हमने जाने हैं कि ऑक्सीजन जब जुटता है तो अपचयन होता है, जब ऑक्सीजन हट जाता है यानी ह्रास होता है तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का भी बी ही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान यानी ऐसा दो यौगिक होना चाहिए जिसमें जो यौगिक में जो परमाणु यानी तत्व उपस्थित रहता है उसका आदान प्रदान हो जाता है, यानी अदला बदला हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो द्विविस्थापन कहलाता है। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, C+O2 से बनने से CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया जाता है तो CO2 का निर्माण होता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये विस्थापन है या वियोजन है या संयोजन या यानी इनमें से कोई नहीं, यानी नोट। तो ये क्या है, वियोजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉरी ये संयोजन है, संयोजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक यानी अभिक्रिया करता है तो अगर एक तत्व का निर्माण करता है तो वो क्या होता है, संयोजन होता है। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर जिंक क्या किया है, तो यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर और सल्फेट के साथ जुड़ गया है, तो यानी ये क्या होगा, विस्थापन किया है। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अब पूछा जा रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है वियोजन, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया और ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, यानी इन यौगिक में जो उपस्थित तत्व है यानी आदान प्रदान हो गया, यानी एक दूसरे से अदला बदला कर लिया। तो यानी क्या क्या है, द्विविस्थापन, ये द्विविस्थापन हो गया है। यानी 14 का आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है और हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। यानी 15 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग्य यानी वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है। तो जब ऑक्सीजन जुटता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। यानी 16 का आंसर भी बी ही हो जाएगा। 16 का आंसर भी बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। यानी ऐसा कौन सा अभिक्रिया जो दहन है, यानी जल का उबलना, जल तो यानी उबलना ये दहन अभिक्रिया नहीं है। मोम का पिघलना ये भी नहीं है। पेट्रोल का जलना तो ये दहन अभिक्रिया। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया है तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया सी नंबर है, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर यानी हाइड्रोक्लोराइड यानी जो अम्ल होता है इसका निर्माण किया है। यहाँ पर ये क्या है, वियोजन यानी अपघटन है। वियोजन को ही क्या कहा जाता है, अपघटन। यह अपघटन अभिक्रिया है और ये भी अपघटन है, क्योंकि एक बड़े यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों का क्या किया है, निर्माण किया है।
लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर संयोग हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग हुआ है, यानी दोनों हुआ है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस इसी में है, यानी हाइड्रोजन गैस और यानी जो है आयरन क्लोराइड इसी का निर्माण करता है, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो पदार्थ यानी मिलकर एक बड़े यौगिकों का निर्माण करता है तो वो क्या होता है, संयोजन होता है। तो इसमें दो पदार्थ अभिक्रिया कर एक पदार्थ का निर्माण किया और इसमें भी दो पदार्थ मिलकर एक अभिक्रिया का निर्माण किया, यानी 20 का आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी जो ये जिंक ऑक्साइड है और कार्बन के साथ अभिक्रिया कर जिंक प्लस CO यानी कार्बन ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी जो ये कार्बन है ये उपचयित हो रहा है। तो यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि ये सही है, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयित। तो 21 का ये भी सही है। उसके बाद है ZNO उपचयित हो रहा है, ये नहीं, ये तो ZNO ये उपचयित, ये तो अपचयित हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, टूट रहा है। उसके बाद सी नंबर प्रश्न है, ZNO अपचयित हो रहा है, हाँ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अपचयित कहलाता है, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी 21 का भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। तो इसमें दो यौगिक यानी मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, तो ये नहीं होगा। और इसमें इसको टूटने से एक ही यौगिक का निर्माण होता है, ये भी नहीं होगा। और ये बड़ा यौगिक टूटने से दो यौगिक का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यानी उच्च गलनांक का अर्थ होता है यानी निम्न ताप पर यानी गलता नहीं है, उसके लिए गलाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, यानी अधिक ताप। तो यह यौगिक जल में विलय है, और जो ये यौगिक का निर्माण करता है वो जल में विलय है। यह तत्व कौन हो सकता है, तो ये कौन हो सकता है, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड कराता है और ये जल में क्या होता है, विलय, और ये बहुत ही ठोस होता है, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सही है। तो इसमें कौन सही है, तो Na2CO3 यानी इंटू 10H2 ये क्या है, सही है। और ये किसका सूत्र होता है, तो ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। तो इससे आप याद कर लीजिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2 ये धोवन सोडा का सूत्र होता है, यानी 24 का आंसर नंबर कौन सही है, बी सही है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं जो लेड नाइट्रेट होता है इसका सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस यानी 2, इसे गर्म किया जाता है तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो ये उत्पाद बनता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों को कैसे कंपाउंड बनाया जाता है, यानी इसे गर्म कर बनाया जाता है, तो इसमें क्या लगता है, तो साग सब्जी इससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है, इसलिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी हो जाएगा, यानी 26 का आंसर ए हो जाएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा, उष्मा क्षेपी।
उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर कैसा रंग का होता है? उजला होता है। उसमें क्लोराइड मिलाने पर भी इसका रंग क्या होता है? श्वेत होता है। यानी 21 का आंसर, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 27 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस में होता है? यानी वैद्युत संयोजन में। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का भी आंसर बी ही होगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनने में निम्न में कौन अभिक्रिया होता है? तो इसमें क्या होता है? किण्वन होता है। यानी 30 का आंसर सी हो जाएगा। 30 का आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन वैसा होता है जिसे यानी परिवर्तन होने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो मोम का पिघलना, मोम को पिघलाने से मोम पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 का आंसर ए। तो हमने इस वीडियो में यानी रासायनिक समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, तो हमने 1 से लेकर 31 तक ऑब्जेक्टिव बनाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 31 तक समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे, और इन ऑब्जेक्टिव को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। और आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यानी 31 में कितना सही हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।